अगर एयरफोर्स यूज होती 62 में, मैं आपको बता रहा हूँ कहानी बिल्कुल अलग होती। तो जो फाइटर पायलट थे वो कॉकपिट में जाते थे साथ में, पूरा आपने वो टारगेट सब मैप किए हुए थे, वो रेडी टू गो। और नेहरू ने नहीं देने दिया। हम आप सिंदूर को कहते हैं ना कि सबसे शॉर्ट वॉर हुई है, एक्चुअली 62 वाज इवन शॉर्टर देन दैट। तो माओ सी तुंग ने तो साफ बोला था ना कि जाओ नेहरू को थप्पड़ लगा के वापस आ जाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेहरू ने छेड़खानी की थी ना, सो ये दैट इज द बिगेस्ट लेसन ऑफ 62 दैट यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ। चाइना जब तिब्बत को एनेक्स किया है तो इनके पास चावल नहीं था। नेहरू ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भेज देते। लेकिन अगर ये फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं हुई थी तो आज आपका ना तो लद्दाख होता आपके हाथ में, ना आपके हाथ में निपा होते। तो उनकी थिंकिंग क्या थी, मतलब डरते थे। 65 में सबसे बड़ी बात क्या थी? शास्त्री जी वर्कड इन द अदर डायरेक्शन। ही सेड यू डू व्हाट यू वांट। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? वेलकम। थैंक यू। दिल्ली आने से मैं घबराता हूँ, पर अच्छा है। बट सर ओकेजन ही ऐसा है कि मैं इसका वेट कर रहा था। आपकी जो 1962 द वॉर दैट वाज नॉट एंड 1965 वेस्टर्न सनराइज, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और एक तरीके से रिकमेंडेड रीडिंग है मिलिट्री में। तो इनका हिंदी अनुवाद आ गया है। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, मैं दिखा देता हूँ। वो 65 की है, ये 65 है और आपके पास जो ये भी दिखा दो, आप ही दिखा दो। 62 है। तो भाई बहुत लोग जो बोल रहे थे कि हिंदी में कहाँ है, हिंदी में कहाँ है, तो वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। अब आप इनको ज़रूर खरीद लेना। मुश्किल से आप लोगों के लिए ही छपवाई है, क्योंकि जो लोग इतना डिमांड कर रहे थे। तो मतलब थैंक यू सो मच सर, आपने इतना एफर्ट करके इसमें इसको छपवाया। इसमें एक बहुत बड़ा हाथ वाद चैनल का है क्योंकि मैं अभी अरुणाचल पे भी 3 किताबें कर रहा हूँ। जहाँ भी जाता था, हतुंगला तक अब सड़कें खुल गई हैं जहाँ पे पूरी लड़ाई हुई थी, और अगले साल तक कह रहे हैं धोला भी बन जाएगा। वो अगर नाम का चू वगैरह ऊपर से साफ दिखाई देता है। हाँ। पहले तो सिर्फ हेलीकॉप्टर से देख सकते थे। तो जहाँ भी जा रहे थे वहाँ पे एक तो जो भी अफसर लोग थे, जब हमने सेला क्रॉस किया, सेला से ही शुरू हो गए। वहाँ पे कैप्टन साहब आए तो पूछने लगे कि ये कौन है, और जब उनको पता चला कि मैं हूँ तो कहते सर आप ज़रा यहाँ पे 5 मिनट सेला टॉप पे मैगी नूडल्स खाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो हमें कहा क्या हो गया इसको, तो वो चला गया। बॉर्डर रोड में ही वॉज और डेपुटेशन पे थे वो। मेरी किताब लेके आ गए 62 वाली, इसको साइन कर दीजिए। फिर उन्होंने पता नहीं क्या वर्ड वॉज पास। जैसे हम तवांग की तरफ पहुँचे, हर एक आर्मी यूनिट में वो, और आई वॉज रियली डिलाइटेड टू सी अपनी किताब ना जब लोग पढ़ रहे हैं ये वो। और बट सारे ऑफिसर सबको मैं साइन कर मेरे को लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी हो गया मैं। तो हम जब भरत पोस्ट पे पहुँचे खंजमाने पे, वहाँ पे भी यही ड्रामा। वहाँ पे कैप्टन मेजर साहब थे कि सर ये किताब पूरी मार्क थी, एनोटेटेड, उसमें पेंसिल से मार्क किया हुआ ये वो। तो वहाँ पे मराठास थे। तो वो कहने लगे कि साहब ये तो बड़ी जाती है कि आप सिर्फ अफसर लोगों के लिए लिख रहे हो। तो मैंने कहा, और कहने लगे साहब हमें आपके 62 65 वाले वाद चैनल पे हम सब देखते हैं, 15-15 आदमी एक साथ देखते हैं और उसमें बहुत कमेंट होता है और ये वो। तो आई वाज फीलिंग द काइंड ऑफ एंथुजियाज्म इतना है तो इसको करना ही है। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया, मैंने ये जून की बात है पिछले साल 2024। तो फिर मैंने कहा कि हम इसको निकालेंगे। अब मैं जब दिल्ली आया और यहाँ पे तो 2-3 पब्लिशर से बात की, तो मेरा एक ही मकसद था। मैंने कहा देखो जितनी भी मैंने किताबें देखी हैं जो इंग्लिश में आई हैं पहले और जो फिर ट्रांसलेट हुई है, उनमें क्वालिटी ड्रॉप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हिंदी स्पीकिंग रीडरशिप जो है वो इतना पैसा नहीं खर्चेगी, तो वो पैसे काटने में लगे रहते हैं और क्वालिटी बड़ी सब स्टैंडर्ड हो जाती है। पेपर भी ख़राब होता है, कवर भी ऐसे ही डिंगा विंगा सब डाल देते हैं। तो मैंने कहा कि देखो इस पर करना है तो इसको बिल्कुल स्टाइल से करेंगे। तो एक एक नक्शे को पहले हमने मैप्स को बैठ के उसको किया, फिर से किया हिंदी में। और फिर कई लोग कहने लगे कि जो अक्षर दी फिगर्स जो है 1965 62 उसको आप इंग्लिश में लिखो। हमने कहा भाई फिर फ़ायदा क्या हुआ, तो हमने फिर उसको किया है। तो अभी मैंने सदर्न आर्मी कमांडर को, अभी आई है कॉपी, मेरे को परसों मिली थी पूना में। हम अभी जनरल थोराट की किताब भी वहाँ पे रिलीज़ कर रहे थे, रिलीज़। तो जो सदर्न आर्मी कमांडर है उनको मैंने एक कॉपी प्रेजेंट की, पहली कॉपी प्रेजेंट की।
जनरल ये अपने धीरज सेठ। तो कहते हैं, मैंने कहा सर आपने इंग्लिश वर्जन तो पढ़ी होगी? कहते हैं हाँ 4 साल पहले पढ़ी थी, पर अब मैंने बैठ के इसकी हिंदी वर्जन मैंने पढ़नी है। एंड जिसको भी मैं दिखा रहा हूँ ना, इवन ऑफिसर लेवल्स, वो सब कह रहे हैं कि अब हमने फिर से इसको बैठ के पढ़ेंगे। मैं कहा 500 पेजेस है, कहते हैं अच्छा है हमारी अब हिंदी ठीक हो जाएगी। एंड इट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अरुणाचल के गवर्नर साहब को कल दी किताब, उनका भी यही कमेंट था कि अब तो मैंने तो इसको बैठ के फिर से पढ़नी है, और इसको पढ़ने के बाद फिर इंग्लिश वर्जन पढ़ूंगा और फिर हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। तो इट्स गुड बिकॉज 62 की किताब तो डिफाइनिंग सी किताब हो गई है। अभी स्टाफ कॉलेज में 3-4 महीने पहले एंशिएंट वॉरफेयर पे लेक्चर दिया था, योद्धा पे, लेकिन जब ख़त्म हुआ टॉक तो क्या होता है वहाँ पे वोट ऑफ थैंक्स सीनियर SI आर्मी या एयरफोर्स, तो यहाँ पे SI एयरफोर्स वाले वो मेरे को पूछ रहे थे पहले दिन की, वो ही वॉज लिविंग इन द सेम हाउस जहाँ हम रहते थे। तो तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कल वोट ऑफ थैंक्स मेरा है। तो जब मेरी टॉक ख़त्म हुई 1 घंटे की, तो जो कमांडेंट थे उन्होंने वो आए स्टेज पे, वी ब्रोक प्रोटोकॉल। तो वहाँ पे करीबन 500 ऑफिसर्स बैठे हुए थे और फ्रंट रो में सारे फॉरेन ऑफिसर्स बैठे हुए थे स्टाफ कॉलेज में। तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द 62 बुक, कितने? तो सारे हाथ खड़े हो गए। अच्छा। अब मैं उनको कहने वाला था सर एक बार ही रुक जाओ, थोड़ा कैमरा निकाल के ये वाला शॉट तो लेने दो प्लीज़। बट इट वॉज सो हार्टनिंग टू सी। 65 की किताब थोड़ी सी अभी भी स्लो चल रही, क्योंकि 62 को आर्ट ट्रैक से बढ़ावा मिल गया था, उन्होंने उसको कंपलसरी कर दी थी। 65 जब तक निकली थी ना, तब तक वो लिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। बट आई थिंक अब फिर से जब वो रिवाइज होगी तो वेस्टर्न सनराइज मेरे हिसाब से तो इट्स अ बेटर बुक इन मेनी वेज। आई थिंक एक कारण ये भी हो सकता है सर, क्योंकि 1962 की जो स्टोरी है दैट इज़ मोर ट्रेजिक। पर वो मोर ओवर रीजन वाई पीपल वोंट रीड, या क्योंकि क्या होता है एवरीबडी जब कोई फिल्म हो या किताब हो और एंड में आपका झंडा है और चढ़दी चाल और तिरंगा है तो अच्छा लगता है। 62 तो ट्रेजिक स्टोरी है ना। और आपने, मुझे लगता है कि जो आपने लिखी है ना जिस तरीके से, बिकॉज ये पर्सनली भी आपके लिए वो चैलेंजिंग था थोड़ा लिखना, वो इमोशंस जो हैं वो निकल के आपके आए हैं इसमें 62 वाली बुक में। 65 इज लाइक टिपिकल रिसर्चर, वो आपका ज़्यादा निकल के। आपने पढ़ी नहीं है? नहीं मैंने तो पढ़ी है, बट मेरा पर्सनल फीलिंग यही है कि 62 इज लाइक थोड़ा इमोशनल। और अभी 71 आ रही है, आई एम हाफवे थ्रू इट। वो उस पे ईस्टर्न ब्लिट्जक्रीग, उसमें तो माय फादर्स पल्टन वाज एट द फोरफ्रंट। उन्होंने तो अखौड़ा का बैटल ऑनर उनका था, आशुगंज का ब्रिज का कैप्चर उनका था। तो पर उसमें एक और प्रॉब्लम होती है ना कि अब व्हाटएवर आई राइट आई हैव टू बी इवन और भी ज़्यादा थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि लोग बोलेंगे अपने बाप के बारे में लिख रहा है तो पढ़ा जा रहा है, पर वो नहीं है। एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन यू हैव नो चॉइस बट टू लुक एट थिंग्स वेरी ऑब्जेक्टिवली। जितना आप उसको फेयरली देखेंगे वही आप कर सकते हैं। अब वो तो सर देखो जज करेंगे जो दूसरे लोग पढ़ेंगे। मुझे आई एम माई ओन जज इवेंचुअली। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू आर्या, आई डोंट केयर अबाउट प्रेज, आई डोंट केयर अबाउट क्रिटिसिज्म बियॉन्ड अ पॉइंट। ऑफ कोर्स लगता तो है, लेकिन अगर मेरे को अपनी किताब जो मैंने आज शाम को बैठ के लिखा है, कल मैं उसको फिर से जब पढ़ता हूँ, अगर मेरे को थोड़ा सा भी क्रिंजिंग होता है कि मैंने ये क्या लिख दिया, देन इट्स अ फेलियर। एंड दैट्स अ टेस्ट ऑफ टाइम। 1 हफ्ते बाद भी, 1 साल बाद भी, 6 साल बाद भी आप अपनी किताब पढ़िए, आपको लगना चाहिए कि जो मैंने लिखा है couldn't have been written any differently। 62 की थोड़ी मैं चाहता था कि बहुत डिटेल में बात करें, और वो एक एपिसोड हम करेंगे जी। बहुत उसमें 2 घंटे का कम से कम रहेगा। आप मेरे को मारोगे बट 2 घंटे की। अब देखो उसकी वजह से सेल भी होता है लोगों तक पहुंचता है। तो 62 पे और 65 पे हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया था, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता है, बट 62 पे अलग से करेंगे। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 62 के बारे में, द वॉर दैट वाज नॉट, तो इसमें जब आपने रिसर्च किया और आपकी एक पहली अपनी भी नॉलेज थी अपने फादर के थ्रू, और जो आपने मिलिट्री सर्कल्स में सुना था, और उससे पहले भी बुक्स लिखी जा चुकी थी 62 पे, तो आपके लिए पर्सनली जब आपने रिसर्च किया, व्हाट डिड यू फाइंड कि जो सबसे आपके लिए सबसे शॉकिंग था रिसर्च में? पढ़ा तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें थी कि ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन जब मैं इसको 62 को एक्चुअली स्टार्ट किया था तो मेरा उसमें दो तीन चीज़ें थी। आई एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन
इट वाज आल्सो द फर्स्ट, पहली किताब लिख रहा था एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन। लॉन्ग रोड टू सियाचिन थोड़ा जियो पॉलिटिकल टाइप है। तो मैंने अपने लिए थोड़े बेंचमार्क्स लगाए थे। मैंने कहा कि अगर मैं उस वैली में नहीं गया हूँ, अगर मैंने नामकाचू जाके देखा नहीं है, तो मैंने उसके बारे में लिखना नहीं है। क्योंकि मेरे को कुछ फिर वो थ्योरेटिकल हो गया कि उसने क्या लिखा था, थोड़े नक्शे देख लिए और आपने लिख दिया। तो ये जब लोग मुझे पूछते थे कि आपकी 62 की किताब में कितने दिन लगे, तो मैं हंसता था। मैंने कहा इसमें 35 साल लगे, क्योंकि जब मैं टाइगर टॉप्स में था लद्दाख में, अब उस टाइम मेरा ये थोड़ा इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि यहाँ पे लड़ाई हुई थी, यहाँ पे ये हुआ, चुशूल है फील्ड में, यहाँ पे वहाँ पे। कई बार तो वाइल्ड लाइफ फिल्में शूट कर रहे थे जहाँ पे लड़ाई हुई थी। मेरी तो एक जीप भी खो गई थी चुशूल स्पांगुर गैप में। तो टेरेन एक बारी आदमी समझने लग जाता है ना। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे पहले, अगर आपको मिलिट्री ज्योग्राफी समझना आए तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि यू डू नॉट अंडरस्टैंड द टेरेन। फिर उसमें क्या फ़ायदा है? किधर से नदियाँ आ रही हैं, किधर से नाले आ रहे हैं, कहाँ पे क्या है, किधर क्या है। तो ये एक एरिया, इसमें मैंने बहुत मेहनत की। कई बारी तो चल चल के जाना पड़ता था। फिर क्या हुआ कि 91 में 1991 में JRD टाटा ने हमारी एयरफोर्स फिल्म भी फंड की। उस टाइम मेरे को गुड लक फॉर मी कि आई गॉट टू फ्लाई अ लॉट ऑफ फाइटर्स। मैंने तो 300-400 फाइटर सॉटीज की हुई हैं, वो वाली फिल्म। और फिर आकाशोधा भी बनाई थी बाद में। तो कई बारी आई कुड डू फाइटर सॉटीज, आई कुड टेक AN-32 लेके मैं जाता था गलवान वैली वगैरह, ये पूरा वो अक्साई चिन का साथ साथ, श्योक रिवर के साथ साथ, पीछे के दरवाजे खोल के फ्लाइंग एट 30,000 फीट, टांगे बाहर हवाईजहाज के नीचे को शूट कर रहे। तो पूरा का पूरा टेरेन का जो फील था ना, आई हैड अ प्रिटी गुड ग्रास्प। DBO दौलत बेग ओल्डी में 4 बारी होके आ चुका हूँ। अब वहाँ कोई जा नहीं सकता। वो तो अब एक आर्मी कमांडर के टेन्योर में भी अगर एक चक्कर लग गया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बिल्कुल ही, अब तो वहाँ हार्ड टॉप हो गया, हवाई जहाज जाते हैं। पर उस टाइम बहुत मुश्किल था। जो रनवे बना हुआ था वो ह्यूमन बोन्स के साथ बनाया हुआ था वहाँ पे, क्योंकि कैरावैन वहाँ पूरी ख़त्म हो गई थी। और वहाँ पे स्कल्स और बोन्स, उसका ज़्यादा बारिश तो होती नहीं है, तो वो बिल्कुल वैसे। तो जब रनवे बना रहे थे तो उनको वहाँ पे एक पूरी कैरावैन की रिमेन्स मिली थी, तो उससे उनकी ह्यूमन बोन्स के साथ उन्होंने रनवे मार्क किया हुआ था। अच्छा, सफ़ेद पत्थर तो नहीं मिल रहे ना आपको ब्राउन डेजर्ट में, तो सबसे सफ़ेद चीज़ क्या होती है? बोन्स होती है। तो दैट इज़ हाउ दे हैड डन इट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट एरियाज जो काराकाश ने और किसी को देखा ही नहीं था। अभी तो वो गलवान में अभी हो गया 2020 में, तो लोगों को सडनली नहीं पता चल गया, हॉट स्प्रिंग्स, गलवान, ये सब। सो आई वेंट ओवर ऑल दिस ग्राउंड। और फिर जब हम नॉर्थ ईस्ट ट्रिलॉजी कर रहे थे, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हर एक कोना नॉर्थ ईस्ट काम करेंगे, उसमें भी आर्मी के साथ भी शूट कर रहे थे, असम राइफल्स के साथ भी शूट कर रहे थे। और जहाँ भी मैं किताब बना रहा था असम राइफल्स के साथ, मैं कमांडेंट को बोल दिया, जो DG जनरल यादव थे, मैंने कहा सर मेरा ऑब्जेक्टिव है लार्जर पिक्चर। मैं आपकी असम राइफल्स की किताब बना रहा हूँ, पर मेरे को सपोर्ट चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो दे वर वेरी गुड, जैसे तुम करो जो करना है। दे ट्रस्टेड मी एंड आई वॉज अलाउड टू गो। एंड आई हैड हेलीकॉप्टर्स, आई हैड एयरक्राफ्ट विद द एयरफोर्स। कई बार आर्मी के भी हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हो जाते थे। तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट इन बीइंग एबल टू एक्चुअली विजिट एवरीथिंग। So वो सब हुआ। The biggest shock I got when I first started to research this was that exactly how difficult the actual terrain was. I had read about it, I knew about it, I had even operated in those areas. But जब वहाँ जाके देखा ना, और दूसरी बात जो मैंने करने की कोशिश की, जैसे कि अगर लड़ाई वहाँ पे अक्टूबर को हुई, 20 अक्टूबर को अटैक आया था नामकाचू, तो अगर हो सके तो 19-20 के आसपास, 18-19-20, दैट टाइम टू सी कि उसका वेदर कैसा था। तो द वेदर हैज चेंज्ड माइंड यू। अब थोड़ा सा वो शिफ्टिंग हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। सो दैट मेड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ फील। सेला पास में क्या एग्जैक्टली हुआ, वहाँ पे बंकर अभी भी है। बंकर में जाके बैठता था मैं, कई घंटे बैठता था मैं अपने क्यूआरटी और जो मेरे साथ लोग थे। मैं कहा देखो तुम जाओ चाय वाय पियो, वहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर जंग के नीचे जाओ, मेरे को शाम को आगे ले जाना। एंड आई जस्ट सिट देयर। और पहले तो कुछ समझ भी नहीं आता था, क्योंकि यू आर नॉट ट्यून्ड इनटू इट। और धीरे धीरे ना जो धरती है वहाँ की, वो आपसे बात करने लगती है। यू बिगिन टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हुआ क्या,
ये इधर से कैसे कह रहे हैं कि ये इधर से आए थे, कि आ ही नहीं सकते, यहाँ तो खाइए, इधर से ये है, इधर से ये है। अगर वो इधर वो जो आपके सिर में एक मूवी चलने लगती है कि एक्चुअली हुआ क्या। और एक और चीज़ थी, मैं ज़्यादा लोगों से आई डिडंट वांट टू टॉक टू मेनी पीपल, क्योंकि अगर आप उनसे बात करो ना, वो अपनी कहानी लेके बैठ जाते हैं। और हर एक आदमी का, और मैंने कारगिल फिल्म भी शूट की हुई है, आई शॉट, लड़ाई के टाइम मैंने शूट की, तो मुझे उसका भी थोड़ा सा तजुर्बा था कि जब आप कॉम्बैट में जाते हैं ना, कोई भी जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, वो परसेप्शन के, वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप पता नहीं ना आप मरोगे कि नहीं जी, एक ही सेकंड अब ये बात कर रहा हूँ ख़त्म। सो जो आपका परसेप्शन होता है ना, हिंदी में परसेप्शन क्या होता है मुझे नहीं मालूम, पर उसका जो, हाँ, तो उसमें आपका जो हर एक ये है कि जो मेरे साथ हो रहा है, आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, मैं अटैक कर रहा हूँ, मेरे दाएं बाएं बंदा है, वो है, तो मेरे पीछे कौन है। एंड उस टाइम पे आई वांट, मेरी पूरी देश की रिसोर्सेज चाहिए, एयरफोर्स शुड बी अटैकिंग, गन शुड बी फायरिंग, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप किसी भी एक्शन ले लीजिए, अगले दिन लोग मरे हुए हैं, उनकी बॉडीज हट गई हैं, वुंडेड हैं, ये हैं, पर जो सर्वाइवर्स हैं, अब उनसे मैं बात करता था, शूटिंग, आई वाज मूविंग विद देम, सो आई वुड आस्क देम कि मेरे को लगने लगा कि हर एक आदमी की कहानी अलग है यार। जो आप देख रहे हो, आप मेरे कंधे से कंधे जो लगा के चल रहे हो, पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपनी तरफ से बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और जैसे ही टाइम गुजरने लगता है, एक दिन के बाद एक हफ्ता, एक हफ्ते के बाद एक महीना, तो वो मेमोरीज आपकी ज़्यादा फर्म हो जाती है, रेलवे ट्रैक जैसी बन जाती है। जो उसके आसपास की इंफॉर्मेशन है, आप भी फिर उसी ट्रैक पे ही चलाओगे ना, क्योंकि आपको सूट नहीं करता, तो ये परसेप्शन बदल जाते हैं। एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन आप किसी से बात करिए, वो 8 घंटे आपके साथ बैठेंगे, बोलेंगे मैंने ये किया, वो यूजलेस था, उसको पता नहीं कैसे महावीर चक्र मिल गया, वो अपनी कहानी बताएगा। एंड ही मीन्स एवरी वर्ड, वो हर एक चीज़ बोल रहा है, बिल्कुल सच्चाई बोल रहा है। पर आपके पास ओवरऑल, आपको उसको ओवरऑल पिक्चर लिखनी है। ओवरऑल पिक्चर जब किताब निकलेगी, वो कहेगा अरे यार मैं तो तुम्हारे साथ 8 घंटे बैठा था, तुमने तो मेरे को एक लाइन में उड़ा दिया है, और तुमने तो ये बोल दिया है, मैंने तो तुमको बोला था वो तो बड़ा गधा है, उसको तुमने बोल दिया। तो ये वो सो इज़ बेटर, जब तक आपको अपना फील हो जाए ना उस एरिया का। 65 की किताब सबसे पहले मैं रन ऑफ कच्छ गया, जहाँ पे शुरू हुई थी। हमारे एक जनरल भनोट है, राजपूत रेजिमेंट के, वो इफ्तफाक से वो GOC थे अहमदाबाद डिवीज़न के, 11 डिवीज़न के। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैं 65 पे काम शुरू कर रहा हूँ, मुझे ये एरिया जाके देखना है, कंजर कोट का, ये वो। उन्होंने कहा आ जाओ, कहानी के बिना तो आप जा नहीं सकते। अब पहुँच गए वहाँ पे, और उन्होंने हमको गाड़ी वाड़ी दे दी, हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ BSF वाले बैठे हुए थे, और उस दिन वहाँ का तापमान करीबन 50 डिग्री था। और फिर अब तो वहाँ पे पूरा फेंसिंग वेंसिंग हो गई है। तो एक वहाँ पे सदर पोस्ट है, जहाँ पे सबसे पहले उनका अटैक आया था, जो अपने CRPF बंदे डट के लड़ गए उन्होंने। पाकिस्तान का पहला अटैक तो CRPF ने रोका था, और 10-15 आदमी थे, उसमें 7-8 मारे गए थे। वहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है, और चारों तरफ पानी है, कीचड़ के थ्रू जाना पड़ता है मेमोरियल पे। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ था, पेइंग माई अपना रिस्पेक्ट टू द डेड। उतने में एक BSF वाला आया, तो एक हाथ में उसके एक बिस्लरी की बोतल थी, और एक हाथ में वो कैंप का वो जो होता है ना स्टूल टाइप बैठने का, वो लेके आया। कहता साहब आपको अगर इस एरिया का तजुर्बा लेना है, आप ज़रा अपने बूट उतार के ना मेरे साथ चलो, यहाँ बैठो। तो 10 कदम गए और पानी के एज में जाके बैठ गए। कहता साहब अपने बूट उतार के, एक बूट पहने रखिए, एक बूट उतार लिए, ये पानी में डाल दीजिए। और पानी इतना सा है, वहाँ पे वेडर बर्ड्स घूमती रहती हैं, वहाँ पे पेलिकन्स बहुत सारी हैं, स्टॉक्स हैं, स्पून बिल्स हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है। और इधर बॉर्डर है, और उधर किसी कंजरकोट फोर्ट दूर वहाँ से, और अपने टावर्स हैं वहाँ। BSF बंदे अपने बंदूकें लेके खड़े हुए हैं, उनके बैठने के लिए भी उन्होंने नहीं बनाए हुए, एयर कंडीशन वगैरह कुछ नहीं है, इट इज़ बर्निंग हॉट। साहब आप ज़रा यहाँ बैठो, पाँव डाल दो पानी। और कहता है 15 मिनट बाद आप पाँव निकालो। 15 मिनट भी नहीं यार, 6-7 मिनट बाद उससे कहा सर पाँव निकालो। मेरा पाँव ना काला हो गया था, रिटर्न ब्लैक, बिकॉज हाई सेलेनिटी, दिस दैट इज दैट। ये सब ये कंडीशन है सर यहाँ पे। तो जब मैं किसी से बाद में बात कर रहा था, मैंने कहा कि अगर पाकिस्तानीज कह रहे हैं
कि यहाँ पे मैरीटाइम लॉ होना चाहिए और इसकी जो बाउंड्री है इट शुड रन थ्रू द मिडल, दे दो इनको सालों को, क्या फ़र्क पड़ता है। और उनसे हैव सम क्विड प्रो को इन सम ऑफ दी अदर प्लेसेस जहाँ पे भी उनको जो हमारे को लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, इनको भी तो थोड़ा, हम अभी क्या हो रहा है, हमको 100 किलोमीटर सौंप पे ऊपर जाके उस साइड में लड़ रहे हैं, वो तो हार्ड ग्राउंड सिंध से बैठे हुए हैं। सो और जब हम गए इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस और उन्होंने उनका कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने क्यों पाकिस्तान को थोड़ी 1-2 पोस्ट दे दिए, उनका फेस सेविंग काइंड ऑफ अ थिंग। और पाकिस्तान ने कंजर जो रान ऑफ कच्छ में हुआ उसका इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा बना दिया बाद में कि वो उसी के विक्टिम्स हो गए। उन्होंने गिब्राल्टर इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा जाए हिंदुस्तानी तो भाग गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, विच हैडंट हैपेंड। और वो अपने नया इक्विपमेंट वगैरह उस टाइम टेस्ट कर रहे थे, पैटर्न टैंक्स ये वो, यू नो 65 शुरुआत तो वही हुई थी। उसके बाद फिर आपका ऑपरेशन ब्लेज हुआ था, फिर जिसमें पूरा प्लानिंग हुई थी। फिर उसके बाद कारगिल का ऑपरेशन हुआ था, कारगिल के बाद आपका ऑपरेशन गिब्राल्टर हुआ था, गिब्राल्टर के बाद ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हुआ था। उसके बीच में ग्रैंड स्लैम और गिब्राल्टर के बीच में हमने हाजीपीर और किशनगंगा बल कैप्चर कर लिया था। फिर ऑपरेशन रिडल हुआ था जब हमने लाहौर पे अटैक किया। फिर हुआ अगले दिन शुरू हुआ ऑपरेशन नेपाल, जब हम सियालकोट के ले गए। फिर वो फाइटिंग वहाँ पे फिरोजपुर और इस एरिया में हुई। तो इट वाज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग। और फिर एयरफोर्स की भी कहानी साथ साथ खुल रही थी। कई लोग कहते थे 65 में नेवी का कोई रोल नहीं है, लेकिन मेरी किताब में मैंने जब शुरुआत हुई हमने एक एक्सरसाइज होल्ड की थी वहाँ पे, एक रात गई थी काठियावाड़ में। और लोगों को अब आपको इतिहास का अगर आइडिया हो तो फिर कई सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में आ जाती हैं। क्योंकि भुट्टो का जो बाप था वो जूनागढ़ का प्राइम मिनिस्टर था। उस टाइम एम्फीबियस लैंडिंग हुई थी 47-48 में, तो ये भागे थे वहाँ से। तो आफ्टर 62 की जो लड़ाई के बाद ना हमने वहाँ पे ये नेवल एक्सरसाइज की थी और 50 पैरा ब्रिगेड भी इन्वॉल्व थी। तो पाकिस्तानियों के सिर में ये हो गया कि ये इंडिया ज़रूर कोई एम्फीबियस अटैक प्लान कर रहा है कराची की तरह। तभी उन्होंने रान ऑफ कच्छ में इस एरिया में ये किया। और फिर भुट्टो का तो पैथोलॉजिकल हेट्रेड था ना इंडियंस के लिए। हाँ, नहीं उसके दिमाग में वो था ना कि उसकी फैमिली को वहाँ से भागना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन इंडिया डिड इन 1947। तो उसको ये लगा कि दोबारा से ऐसा ही कुछ होगा। उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इसलिए थी क्योंकि अयूब खान वॉज एक्चुअली नॉट अ वेरी गुड जनरल। फील्ड मार्शल बन गए, पता नहीं कैसे। अब मुनीर जी भी आ गए हैं, एक और फील्ड मार्शल इन लोग के। तो एक्चुअली अयूब खान की इंटरेस्टिंग है स्टोरी। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ही वॉज इन वन असैम, और आई थिंक वन असैम जो सामी की बैटल, ही वॉज रिमूव फ्रॉम कमांड बाय द ब्रिटिश, जैसे फॉर कावर्डाइज। अब ये पाकिस्तान आर्मी में आ गया, वहाँ पे अपने आप को फील्ड में। बट एज अ प्रेसिडेंट ना ये बहुत ही डिड लॉट ऑफ गुड फॉर पाकिस्तान। ही वॉज अ गुड प्रेसिडेंट। पर जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ 64 में, तो उनके अगेंस्ट कौन खड़ी हुई? फतेमा जिन्ना की बहन। ये घबरा गए थोड़ा, जीत जाते हैं आराम से। तो उन्होंने भुट्टो को बोला, भुट्टो को वो पावर दे दी कि तुम रिक कर दो इलेक्शन। अब उसे एक बार भुट्टो को बढ़ावा मिल गया, उसके बाद भुट्टो वॉज द मेन गाय ही। बट मतलब ये जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि भाई अगर आदमी पे कितना डिपेंड करता है इतने बड़े डिसीजंस, राइट? उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, पर्सनल परसेप्शन। यू आर व्हाट यू आर शेप्ड बाय ना। जो आपने देखा है, जो आपकी बैकग्राउंड है, वो सब चीज़ें प्ले करती हैं आपके दिमाग में। वो आपको कोई सिखा नहीं सकता ना, वो तो आपके डीएनए में आ जाता है। अब जैसे 62 की किताब मैंने क्यों लिखी है? मैं 3 महीने का बेबी था जब माई मदर हैड टेकन, वॉज इन द तेजू में हम लोग थे। कामटी राजा ने एक हट बनाई मेरी माँ अकेली औरत लेडी थी उस एरिया में। रोज़ शाम को टाइगर आ जाता था। और जो बाकी लोग थे तेजू एयरफील्ड के, हमारे 2 राजपूत के बंदे, बटालियन का रियर था उस टाइम, पल्टन वालोंग में थी। तो वो फिर टंग 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 उसको बर्तन ठोकरा शोकरा। हमारे पास एक कॉकर स्पैनियल कुत्ता भी था, तो वो यूज्ड टू रन टूवर्ड्स द टाइगर। अगर टाइगर इस तरफ आ रहा है तो उस तरफ भागेगा, उनको पैनिक रिएक्शन होता है। तो मैं मदर यूज्ड टू से कि तुम बड़े खुश हो जाते थे जब भी ये हो रहा, और वो बैठ के वहाँ गायत्री मंत्र बोली जा रही है कि टाइगर गो अवे, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। सो शी वॉज कन्विंस कि ये मेरा जो बेटा है ये थोड़ा पागल है। बट वही पागलपन फिर लेड टू ऑल द वर्क दैट वेंट इनटू 1962 की किताब। तो फिर इसीलिए हुई। इसको लिखना बहुत मुश्किल था। इट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट बुक टू राइट यार। रोना आता था रोज़ रात को कि ये हुआ कैसे। तो दैट्स वाई इसका जो टाइटल है वो यही है कि भाई मतलब ये इसको वॉर कहना भी मतलब ठीक नहीं है।
हाँ, तभी मैंने इसको जंग की साया बोला है. साया इज अ उर्दू वर्ड एक्चुअली फॉर नॉट एग्जैक्टली अ शैडो. शैडो तो छाया हो जाएगी, साया इज उसका थोड़ा सा उस पर नुआंस अलग है. डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने का कोई मतलब नहीं था. और वेस्टर्न सनराइज को तो और भी, पर उसको हमने मोरलेस डायरेक्ट ही किया है, क्योंकि अब क्या बोलते हैं उसको. बट 62 में मतलब जो पर्सनली, एक तो ये था कि आपका पर्सनल कनेक्शन था, बट क्या मतलब जब एक तो देखो ये है कि इतना ब्लड शेड हुआ, एक एक रात में इतने लोग हमारे शहीद हो गए, बट एज अ रिसर्चर वो क्या डिफ़िकल्टी थी, मतलब जब आप प्योरली अगर न्यूट्रल ऑब्जर्वर होके आप एनालाइज करते हो, नॉट एज एन इंडियन, अगर आप उस एलिमेंट को निकाल दो, नॉट एज एन ब्रैट, आर्मी ब्रैट, उसको भी निकाल दो, उस एंगल को भी, प्योरली एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन. There are no army brats. They're all army kids. And each I one don't know, is मतलब आप dedicated लोग to ही this यूज nation. करते हो वो टर्म, आई डोंट नो. मैं भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, पर कोई ब्रैट नहीं है. जितने भी आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे हैं, उनकी आप जो हमारे नेशन कम्स फर्स्ट, बाप माँ सभी फ्रॉम डे वन यू आर टॉट दैट, यू लिव बाय दैट. दैट्स व्हाई, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को अगर निकाल दें तो एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन प्योरली उस लड़ाई के लिए आपका एनालिसिस क्या रहेगा? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैंने घड़ी घड़ी बोला है किताब में कि जो छेड़खानी हुई थी, पॉलिटिकल छेड़खानी इन द मिलिट्री हायरार्की, वो आप जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे, जिस दिन आपकी फौज भी पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो जाएगी, उस दिन से आपका गड़बड़ शुरू हो जाएगी. आपको योर लॉयल्टी हैज़ टू बी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, इट हैज़ टू बी टू द कंट्री. आप कोई पावर में हो ना हो, अगर वो कुछ गलत चीज़, आपको हुक्म तो करना ही है, क्योंकि जो हुकूमत है उसको तो आपने फॉलो करना है. लेकिन यू हैव टू, और इसलिए ये किताबें मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इफ़ जो हमारे जितने लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, या जो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, चाहे वो कितना भी टेक अवे ले जाए, वो थोड़ा बहुत अगर समझने लगे, उनको उल्लू बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. नहीं तो बहुत आसान है, ये हो गया, चलो जी ये जला दो, ये कर दो, वो कर दो. तो वो उसका वो जो मॉब मेंटालिटी, जो राइट मेंटालिटी होती है, वो नेशनल लेवल पे व्हेन इट कम्स टू वॉर. बट अगर आपकी पॉपुलेशन थोड़ी एजुकेटेड है, अगर आपको आपकी हिस्ट्री मालूम है, आपको थोड़ा जियो पॉलिटिक्स के बारे में मालूम है, और आजकल बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल है ये सब, एवरीबडी, सब लोग बोल रहे हैं इसके बारे में, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू विल गेट टू नो. सो इसका बेसिक क्या है, मतलब यहाँ से 62 के वॉर के क्या लेसन्स, ऐसे लोग क्या बेसिक्स चीज़ें सबसे हैं? बड़ी बात यह है कि ये जो नेहरू ने छेड़खानी की थी ना, ओके, विद योर हायरार्की, जनरल कॉल को उन्होंने किसी भी हालत में चीफ बनाना था, क्योंकि उनका जो भी उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप था. अब थिमाया एंड थोराट वो द टू जनरल्स, बहुत कम जनरल्स थे ना उस टाइम. अब जब BM कॉल लेफ्टिनेंट कर्नल था, ही वॉज इन द US, मिलिट्री अटैचे थे वहाँ पे, उनको वापस ले आया गया नेहरू ने, और उनको एज एन आर्मी ऑफिसर उनको शेख अब्दुल्ला के साथ नेगोशिएटर बना के भेज दिया. आर्मी ऑफिसर को भेज रहे हो आप. फिर वो गए कोरिया में भी चेन ऑफ कमांड वही थी, थिमाया थोराट, दोनों ने इनको बोला, वहाँ पे भी गड़बड़ की थी उन्होंने, बिकॉज उनका कॉम्बैट एक्सपीरियंस था नहीं. और उनको जब से वो फौज में आए, ही वॉज द लास्ट जो सैंडर्स का जो लॉट था, तो उसमें मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों को एक चिट्ठी लिखी थी कि इज़ अ नेशनल एसेट, इसको कॉम्बैट में नहीं डालना. He had written this letter. Yeah, I know. People were questioning it later, but I said, see, कि मोतीलाल नेहरू had died by the time he got commissioned, but he was वो जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी का इंडियनाइजेशन हो रहा था, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनकी बहुत चलती थी बात. तो उन्होंने वो किया, और किसी तरह से इनको कॉम्बैट से बाहर रखा गया था. देखिए, BM कॉल एज अ पर्सन वॉज नॉट अ बैड गाय. मैंने उनकी डॉटर से बात की, मैंने उनके फैमिली मेम्बर से कई बात की, मैं लोगों से कहता था वो लड़ाई के बारे में भूल जाओ, वो आदमी कैसा था. नाउ देयर वाज अ बिग डिफरेंस, एंड व्हाई वाज ही पॉपुलर आल्सो, दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग टू सी. कई लोग उनके जो उनके मानते हैं, वो अभी भी कहते हैं कि बहुत अच्छे अफसर थे. वो हिंदी प्लेस करते थे, जैसे ड्रामा में बिलीव करते थे. ही वॉज नॉट वो जो फूफा
आप करियप्पा को देख लीजिए, आप तिमाया की तो बड़ी क्लिप्ड इंग्लिश थी। तिमाया जनरल करियप्पा तो उनकी तो अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ों को भी नहीं समझ आती थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उन्होंने जो स्पीच मारी थी तो हिंदी में बोलना था उनको, तो उन्होंने बोला आज सर तुम मुफ्त हो गया है और तुम्हारा बीबी मुफ्त हो गया है, तुम्हारा बच्चा मुफ्त हो गया है। So these guys were of a different breed and Nehru had a slight he used to feel कि ये थोड़े टिन पॉट सोल्जर्स, आई मीन ये थोड़े ज़्यादा ही ब्राउन नेहरू himself was exactly वो भी exactly वही था। सरप्राइजिंग पर है वो दूसरों के लिए he felt that way। कॉल में ये था। अब जैसे जनरल थोराट के बेटे हैं वो बताते हैं कि ये सारे बच्चों को पकड़ के हिंदी प्लेस किड्स विड्स करते थे, काफ़ी पॉपुलर होते थे। और एक ये भी रहा होगा ना कि बीएम कोल के लिए मोतीलाल नेहरू ने बोला तो कुछ फैमिली फैमिली थे उनके तो कनेक्शन ऑफकोर्स एक वो भी है, कश्मीर का कास्ट था, वाला भी एंगल आ गया कि अब एक बारी तो अब उन्होंने कहा कि इसको तो मैंने बनाना है चीफ, और उसी के लिए सारी डिसीजन हुई। देखिए जनरल थापर, कई लोग सोचते हैं कि थोराट वॉज सुपरसीडेड, ही वॉज नॉट सुपरसीडेड। तो थोराट थापर से 6 महीने जूनियर थे, लेकिन पूरी फौज में ये था कि थोराट तिमाया को रिप्लेस करेंगे। तिमाया हैड ऑल्सो वांटेड थोराट टू रिप्लेस हिम बिकॉज ही फेल्ट कि थोराट बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। वो लाल किला एक्सरसाइज वगैरह जो उन्होंने की थी, इट शोज यू कि ही हैड अ डिफरेंट थिंकिंग। उनकी जो ग्राउंड का जो ग्रास्प था इट वॉज वेरी गुड, यानी वो ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसा था। लेकिन नेहरू देन वेंट एंड टुक थापर के साथ भी नेहरू का फैमिली कनेक्शन है। अच्छा, विजय लक्ष्मी पंडित का और वो सब वो था, उनको लेके बना दिया। और थापर का हैड प्लस पॉइंट ऑब्वियसली, ही वाज नोबडी इज, मैं कई बार पहले भी आपको बोल चुका हूँ इसी चैनल पे कि लोगों में 10% वाइट होता है, 10% ब्लैक होता है, 80% तो ग्रे होता है। सो इवन थापर वुड हैव हैड हिज प्लस पॉइंट्स एटसेट्रा, बट ही वाज फाउंड वांटिंग। एंड उसमें ऑड सिचुएशन ये थी कि थापर वॉज द चीफ, बोगी सेन वॉज द ईस्टर्न आर्मी कमांडर, और बोगी सेन को इन्होंने सीजीएस से लेके अब कोर कमांडर बना दिया जब लड़ाई शुरू होगी। बट एक्चुअली ये इनके ऊपर बैठा हुआ था बिकॉज ही हैड डायरेक्ट एक्सेस टू द प्राइम मिनिस्टर। ये सो दैट इज़ द रेसिपी। वो तो फिर आप डबल बैरल गन लेके अपने सिर पे मारो तो फिर आप क्या करोगे? सो ये दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन ऑफ 62 दैट यू कैन नॉट हैव दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। अब जब वो वाली नॉनसेंस शुरू हो जाएगी उसके बाद जो भी आप करो, जो भी करेंगे, जो भी पोस्टिंग हो रही है, जो भी हो रहा है, जो ऑल फ्रॉट विद डेंजर है। क्या जो वॉर हुई भी, क्या वो होनी ही थी या वो रोकी भी जा सकती थी? मतलब चाइनीज़ का ये आज तक मतलब क्लियर नहीं है नैरेटिव। ये नेहरू और ये उन्होंने जो मैनिपुलेट करने की कोशिश की बीएम कोल की वजह से और ये सारा काम हुआ, ये तो फिर वो तो क्लियर है। बट ये क्लियर नहीं है कि भाई ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी नेहरू ने अपनाई है वो अच्छा था या क्या, वो क्या करना चाह रहे थे, या ये चाइनीज़ ने मन बना ही लिया था कि भाई इनको तो सबक सिखाना ही है। इसमें कहाँ नेहरू की गलती है या चाइनीज़ ही इसमें जिम्मेवार है? इसमें अच्छा चलिए इसको थोड़ा सा और हिस्टोरिक, सिर्फ मेटा नैरेटिव्स की बात कर मैं नैरेटिव, आई विल स्टिक ओनली टू फैक्ट्स, माय ओपिनियन इज ऑफ वेरी लिटिल रेलेवेंस। देवत जब सरदार पटेल ने वो चिट्ठी लिखी थी, जब इन्होंने सिंकियांग को चाइना ने एनेक्स किया था, उन्होंने कहा था कि अब जो भी आपकी तिब्बत के साथ ट्रीटीज़ हैं ये सब दरवाजे के बाहर, खिड़की के बाहर, अब आपको जो नाउ यू हैव टू डू समथिंग। और उसके 17 दिन बाद सरदार पटेल का देहांत हो गया, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि अरे अगर सरदार पटेल बच गए होते तो ये हो जाता, वो हो जाता, लेकिन नेहरू एक्टेड। नेहरू ने उनकी लेटर पे एक्शन लिया है। उन्होंने 3 कमिटीज़ फॉर्म की थी, दो कमिटीज़ फॉर्म की थी उस टाइम। एक थी कलवंत सिंह कमेटी। कलवंत सिंह वेस्टर्न आर्मी कमांडर थे उस टाइम, और उन्होंने या आर्मी हेडक्वार्टर में QMG थे, जो भी थे, वो कमेटी हुई कलवंत सिंह कमेटी। 47-48 में कलवंत सिंह जैकडेव कमांडर थे, फिर तिमाया आए थे, गुड सीनियर ऑफिसर, सॉलिड ऑफिसर। और दूसरी थी हिम्मत सिंह जी कमेटी जो ईस्टर्न सेक्टर को देख रही थी। कलवंत सिंह ने अपनी रिपोर्ट 1953 में दी है। अब टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, 54 इज पंचशील। इन 53 अब ये हम लोग सब हेंडरसन रिपोर्ट्स करते हैं, लेकिन
ये दो कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं ये भी अभी भी क्लासिफाइड है। अब कुलवंत सिंह रिपोर्ट में उन्होंने साफ बोला था 1953 में 53 में कि 9 साल बाद झगड़ा होगा। इतना एक्यूरेट कैसे? इसे होगा भाई, वो जब अप्रिसिएशन करते हैं दे हैव टू दे लुक एट वेरियस थिंग्स कि ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होगी, ये होगा, इधर से प्रेशर आएगा। तो उन्होंने अपना अप्रिसिएशन करके उन्होंने कहा कि ये 8 या 9 साल के अंदर। बट ये तो मतलब क्लासिफाइड नहीं, 62 किताब में है, दिस इज देयर इन द बुक एंड ही सेड दैट देयर विल बी अ क्लैश विद चाइना। सेड इट। दैट रिपोर्ट वाज सर्कुलेटेड, प्रेस में भी रिपोर्ट हुआ था, पर भूल गए। अब जो हिम्मत सिंह कमेटी रिपोर्ट थी, नीफा उस टाइम अरुणाचल जो अभी है वो उस टाइम होम मिनिस्ट्री के फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर आता था, एंड नेहरू वाज द फॉरेन मिनिस्टर। उसमें होल ऑफ नीफा, पूरा नीफा में 2 असम राइफल की पलटनें थी। 5 असम राइफल वॉज सिटिंग नियर तवांग, रूपा, बॉम्डिला, सेला तो वी हैड नो ट्रूप्स, तवांग एंड खिंजमाने। 5 असम राइफल, उस टाइम असम राइफल की पलटनें इधर उधर जाती नहीं थी। 5 असम अगर वहाँ पे थी तो असम राइफल वहीं थी तो वहीं पे बैठती थी। ऑन द अदर साइड किबितू, वलोंग, लोहित नदी पे 2 असम राइफल्स होते थे। और तेजू से, और वहाँ पे 1950 का जो अर्थक्वेक हुआ था उसके बाद वो पूरा एरिया बिल्कुल ही अनएक्सेसिबल हो गया था। रोड हैड ऑल डिसअपियर्ड, दैट अर्थक्वेक वाज टेरेबल। तो उसके बाद ट्विन ऑटोज यूज्ड टू फ्लाई, और वो वहाँ पे वलोंग को सप्लाई कर रहे थे, और असम राइफल थे वहाँ पे, कोई आर्मी नहीं थी टिल 1959। फिर वो लॉन्गजू इंसिडेंट हुआ है। लॉन्गजू का है ताकसिंग के आगे, जहाँ पे सुबनसिरी आती है इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे जब गड़बड़ हुई तब नेहरू ने यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया कि नाउ इट कम्स अंडर द आर्मी। एनीवे, वो बात की बात है। हम वापस आते हैं रिपोर्ट की। उस रिपोर्ट में, हिम्मत सिंह कमेटी रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था कि अगर हमको मैकमोहन लाइन को इस्टेब्लिश करना है तो हमको यहाँ पे पोस्ट क्रिएट, और उन्होंने 14 पोस्ट या 14 या 16 पोस्ट आइडेंटिफाई किए थे कि वो सब रिज लाइन के ऊपर हैं बिल्कुल। उन्होंने तो फिर लॉन्ग रेंज पेट्रोल्स गई, ये सब हुआ, ये हुआ। अब लोग जो कहते हैं कि ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी ये गलत थी, वो फॉरवर्ड पॉलिसी जनरली लद्दाख की बात होती है, इस एरिया को देखते नहीं है। लेकिन अगर ये फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं हुई थी तो आज आपका ना तो लद्दाख होता आपके हाथ में, ना आपके हाथ में नीफा होती, क्योंकि आपका उसमें इस्टेब्लिश ही नहीं होता। क्योंकि जब तक आपका प्रेजेंस ना हो उस एरिया में, तो वही तो हुआ आपका ये जो आपका अक्साई चिन में महाराजा के टाइम पे एक पोस्ट होता था उस पर एक्सट्रीम कॉर्नर, उसको हटा लिया, चाइनीज आए बैठ गए, हमको तो पता ही नहीं चल रहा 9 साल के लिए कि ये आ गए। अरुणाचल में भी वही होता। तो ये कि दिस हैज़ टू बी डन। तो ये वाली जो कमेटी रिपोर्ट थी, और उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे दौलत सिंह। उन्होंने बॉब खातिंग को भेजा, जाके इस्टेब्लिश करो तवांग। ही टुक द डिसीजन। नेहरू को पता चला, बड़ा गुस्सा हुआ, उन्होंने वो किसने भेजा है, किसने किया क्लियर, वो ही थ्रू अ फिट। बट ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। नाउ योर क्वेश्चन इज, would it have happened in any case? So Nehru was at the helm of affairs right from throughout this period. Nehru in 1947 वो elected prime minister नहीं थे, वो nominated prime minister थे. And who nominated him? The British nominated him. उन्होंने क्यूआरी ऐसे बनाया कि भाई he should have been this, Nehru was the only one who was going to qualify. Nehru's word was law. Very few people had any idea कि नीफा है कहाँ, लद्दाख है कहाँ। लद्दाख तो 80s तक किसी को नहीं मालूम था है कहाँ है। जब हम गए थे वहाँ पे टाइगर टॉप्स में, पीपल यूज्ड टू वंडर कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग। ये लेह लद्दाख अभी भी लेह लद्दाख बोलते हैं। लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। व्हाट डू यू मीन लेह लद्दाख, यू नो? सो इट्स द नॉलेज ऑफ दोज एरियाज वाज वेरी वेरी स्कैंटी एट दैट टाइम. नोबडी न्यू. Nehru had that world view because he had also spent time in China. He had also been with, so he had, उन्होंने अपनी तरफ से उनकी नॉलेज जो थी वो पार्लियामेंट वगैरह में उनसे कोई डिबेट बनी ज़्यादा करता तो बोलते थे कि तुमको नहीं मालूम, चुप रहो, प्राइम मिनिस्टर हैं. ही हैड द पावर, ही हैड द नॉलेज, द अदर्स हैड नो नॉलेज एट ऑल. तो उन्होंने अपनी मनमानी बिगनिंग से की है. अब 54 में जब पंचशील हुआ है और जब इन्होंने चाइना
जब तिब्बत को एनेक्स किया है इन्होंने, एनेक्सेशन नहीं है, कुछ भी बोल लीजिए आप उसको, ऑटोनोमस रीजन ये वो, दैट्स ऑल नॉनसेंस। तो इनके पास चावल नहीं था। नेहरू ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भेज देते हैं। तो घोड़े लाद लाद के, तो कालिम्पोंग से होते हुए, वो जलेपला से होते हुए थे, वो गोइंग टू लासा। तो हम क्या बात कर रहे थे? वी एक्चुअली हेल्प सस्टेन उनको, क्योंकि वहाँ पे 5,000 आदमी सोल्जर्स इन तिब्बत। उस टाइम बाली शाली थोड़ा बहुत उगता था, चावल वावल तो होता ही नहीं था। ये राइस, तो हु हैज़ गिवन द राइस? नेहरू हैज़ गिवन द राइस। एंड नेहरू प्राइवेटली कुछ और बोलते थे, कहते थे कि चाइनीज़ बहुत डेंजरस है, ये है वो है। पर लेकिन जब वो चाइनीज़ की बात होती थी, हिंदू चीनी भाई भाई, पंचशील उनका बेबी था, उसको किसी तरह से चलाना था। तो उनकी थिंकिंग क्या थी? मतलब वाज इट लाइक चैम्बरलेन कि वो अपीज कर रहे थे? अपीजमेंट, एब्सोल्युटली। कि भाई तुम डरते थे, थोड़ा बहुत डरते थे। मेरे हिसाब से तो डरते थे। और क्योंकि जब तिब्बत का एनेक्सेशन हुआ है, तो देवर उस टाइम BM कॉल, वो था BM मलिक, आपका इंटेलिजेंस हेड था। वो द इंटेलिजेंस हेड राइट अप टिल 1962 ऑल्सो। सो ही वांटेड टू इंटरवीन मिलिटरीली, हम जाएंगे। ही वॉज एक्चुअली, वो अमेरिकन एजेंडा को काफ़ी पुश कर रहे थे। और CIA का जो रोल है इसमें, वो भी बहुत 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 सस्पेक्ट है। हाँ, क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि ना तो ये नेहरू की वजह से हुआ है, ना चाइना की वजह से, ये CIA की वजह से 1962 CIA ने गदर मचा के रखी हुई थी। जब ये पूरा ट्रबल हुआ है, CIA ने सिक्किम के थ्रू भी हैवक क्रिएट किया हुआ था। वो उनके जो चाइनीज़ रेबल्स, ये तिब्बतन रेबल्स थे, उनको आर्म कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। और इनके पास मलिक साहब जो थे, उन्होंने इनको परमिशन भी दे दी थी टू फ्लाई फ्रॉम कलाईकुंडा। U2 फ्लाइट्स जा रही थी वहाँ से, और चाइनीज़ को मालूम था इसके बारे में। अच्छा, ये था। फिर जब 59 में दलाई लामा लासा से एक ज़माने में पहुँचे, उनको कौन लेके आया भैया? CIA लेके आया। एंड चाइना वॉज गेटिंग बहुत ज़्यादा अपसेट कि ये नेहरू कर क्या रहा है। एक तरफ नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये अमेरिकन टट्टू बन रहा है। एंड नेहरू का जो माइंडसेट था, जब उन्होंने वो जो 2 चिट्ठियाँ लिखी हैं कैनेडी को एंड में, आपको दिखाती है कि उनका दिमाग कैसे चल रहा था। ही इज़ बेगिंग दी US एयरफोर्स टू कम, कि अमेरिकन पायलट्स होने चाहिए। हमारी एयरफोर्स अगर यूज़ हुई होती उस टाइम, मैं तो कितनी बारी बोल चुका हूँ, 62 किताब में पूरा दिया हुआ है। और वो फिर हमारा एक इंटरव्यू भी हुआ था एयर मार्शल दीवान के साथ, जहाँ पे हमने पूरी वो डॉक्यूमेंट किया था। ये तो बिल्कुल ही ज्यादती हो गई। एंड नेहरू वाज, मतलब हम अपनी एयरफोर्स यूज़ नहीं कर रहे थे और अमेरिका से भीख मांग रहे थे कि आप भेजिए, आपके पायलट्स जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हाँ। और इनके पास एविएशन फ्यूल नहीं था। 62 की किताब ये वाली, इसको जब हमने लॉन्च किया है इन 2016, जो बॉम्बे का लॉन्च हुआ था, वो जगीनाथ ग्रुप कैप्टन, डबल MVC 65 में भी और इसमें भी, ये कैनबरा फ्लाई करते थे। ये अपना कैनबरा लेके जाते थे आगरा से, ठीक है, चंडीगढ़ से होते हुए, रोहतांग से होते हुए, ही वुड get into the Indus Valley, cross the लद्दाख रेंज, श्योक रिवर के साथ साथ होते हुए, फिर वो तिब्बत की साइड में चले जाते थे। अप डाउन, कैनबरा फ्लाइंग, टेकिंग फोटोग्राफ्स। हर एक जीप के नंबर प्लेट्स थे हमारे पास। उनका क्या बिल्डअप हो रहा है। बाद में दौलत सिंह जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर सर, मुझे नहीं पता था, उन्होंने तो उसकी साइटेशन लिखी है महावीर चक्र की। सो दैट्स अ लाई। एंड लद्दाख में तो साफ दिखाई देता है ना कि ट्रेल कहाँ जा रही है और कौन से पोस्ट पे। जगीनाथ से आई गिवन देम फोटोग्राफ्स ऑफ एवरीथिंग, बट मोर देन द फोटोग्राफ्स, इट ऑल्सो प्रूव्ड दैट द चाइनीज डिड नॉट हैव एविएशन। उनके पास एविएशन फ्यूल नहीं था, क्योंकि इनका रशिया से थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी उस टाइम। और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं था, पेड़ पौधे इतना नहीं है, तो वो क्लियर जो थे टारगेट, जो वहाँ पे उनके रनवेज ही नहीं थे उनके पास। अच्छा, हवाई जहाज भी अगर थोड़े बहुत थे, उन्होंने एक फ्लाई पास किया था लासा में 59 में, उनके मुश्किल से 5 या 6 हवाई जहाज उड़ाए थे उन्होंने। ये हमारा कैनबरा ऊपर नीचे जा रहा है, देखो, एक फाइटर नहीं भेज पाए उसके ऊपर। हमारी एयरफोर्स पूरी मूव अप हो गई थी। हमारी जो
नेवल एयरक्राफ्ट ऑल्सो इंक्लूडिंग योर सी हॉक्स विक्रांत से, वो भी गोरखपुर में आ गए थे. सी हॉक इज़ वेरी सिमिलर टू द हंटर. क्या करना था आपको? आपको नेपॉम लोड करना था अपने ड्रॉप टैंक्स में. वहाँ जाके पासेज में नेपॉम गिरा दीजिए. इनको वो नेपॉम जैसे वो हवा से कांटेक्ट आता है, आग लग जाती है, जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो पी जाएगा. ये कहाँ जाते हैं? ये डरे हुए थे बिकॉज जब नामकाचू का भी अटैक हुआ है, इसका मेरी किताब में साफ हो रहा है कि जो चाइनीज़ कमांडर्स थे, दे वो 60-70 गन्स जो एंटी एयरक्राफ्ट वाली हैं, उनका जो वजन था चाइनीज़ का, वो पूरे थागला रेंज में लगा रहे थे कि अगर इनके हवाई जहाज आए तो गदर हो जाएगी. बट हमने यूज़ ही नहीं किया. और क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि मलिक साहब ने बोला नेहरू को कि अगर हम एयरफोर्स यूज़ करेंगे तो ये कैलकाटा और मद्रास को बॉम्ब करेंगे. क्या बोल रहे थे? क्या 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 कौन सी सिगरेट पी के आए थे भगवान जाने. आई मीन इट वाज क्रेजी. उनके पास एविएशन फ्यूल था ही नहीं. और एक और चीज़ है अरियांत विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एक PLA का पायलट डिफेक्ट कर चुका था. ये वो फॉर्मोसा उस टाइम बोलते थे ना ताइवान को. ही हैड लैंडेड देयर. वो वाला पायलट इंडियन इंटेलिजेंस से भी उसको इंटेरोगेट किया था. अमेरिकन ने कहा आप उससे बात कर लीजिए. उसने साफ बोला था कि इनके पास जो एविएशन फ्यूल है थोड़ा बहुत, वो सिर्फ कोरिया और वो भी तो लाइव एक्शन चल रहा था ना इनका, उस एरिया में है. और इस एरिया में कोई फाइटर्स नहीं है और रनवेज तो थे ही नहीं इनके पास हाई ऑल्टीट्यूड वाले. वेयर हमारे एयरक्राफ्ट वो पॉइज टू हिट. वी हैड मूव्ड द एयरक्राफ्ट अप. और जितने भी पायलट्स थे वो जो ट्रांसपोर्ट सॉर्टीज तो हो रही थी रोज. डेकोटास वर ड्रॉपिंग, कैरबूज वर ड्रॉपिंग, ट्विन ऑटर्स वर फ्लाइंग. AN-12 हैड ऑलरेडी कम. वो आ रहे थे, वो टैंक्स ले गए वहाँ तक, चुशूल तक. सो जो फाइटर पायलट्स थे वो कॉकपिट में जाते थे साथ में. पूरा अपने वो टारगेट फागेट सब मैप किए हुए थे. दे वर रेडी टू गो. और नेहरू ने नहीं देने दिया. ये अब सब लोग, जब हम 1991 में एयरफोर्स फिल्म बना रहे थे सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जो उस टाइम में एयर मार्शल दीवान को इंटरव्यू करने गया. वो डिफेंस कॉलोनी में रहते थे. वी वॉज, तो हम उनसे 71 की बात कर रहे थे क्योंकि वो जो फेमस सरेंडर फोटो है उसमें भी वो खड़े हुए हैं सगत सिंह और जगजीत सिंह अरोड़ा और न्याजी के साथ, और कृष्णन जो नेवल ईस्टर्न नेवल कमांडर थे. तो उनसे हमने बात की 71 में क्या हुआ ये वो. टेप रिकॉर्डर मेरे पास था, एक वो वॉकमैन प्रोफेशनल स्नाइजर माइक होता था, बहुत सेंसिटिव होता था. अपना अगर ठीक से ना पकड़ो तो आपका जो ये ब्लड का जो ठक ठक होता है ना, वो भी वो तक पकड़ लेता था. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट. तो जब आजकल के माइक देखो, मतलब इतने पुराने माइक अच्छे होते थे. they were very good. तो स्नाइजर माइक्स वर फैंटास्टिक. तो जब ख़त्म हो गया तो मैं वो उसको रैप अप कर रहा था, डब्बे में डाल रहा था. तो कहने लगे कि कुणाल मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ, इसको भी रिकॉर्ड करो. मैंने कहा क्या कहते हैं? ये 62 की लड़ाई के बारे में. सो आई सेड आई हैड नॉट मेड द कनेक्शन बिकॉज यूसी क्या होता था कि उस टाइम जो ACS ऑप्स का जॉब था 91 में, वो एयर वाइस मार्शल कर रहे थे. वो ये है कॉमोडोर थे उस टाइम. तो उसमें मेरे दिमाग में वो था कि व्हाट रोल विल ही हैव इन 1960, नॉट रियलाइजिंग कि हमारा जो DGMO था वो ब्रिगेडियर था उस टाइम, अब लेफ्टिनेंट जनरल है ना. तो एज और सीनियरिटी का वो चक्कर था. तो ये कहने लगे आई वाज ACS ऑप्स. ACS ऑप्स कौन होता है? इट्स द इक्वल, जो DGMO का रोल है वो एयरफोर्स का वो करता है. एंड ही सेज, मुझे कहते हैं कि हिस्ट्री हैज़ फॉरगॉटन मी. आई सेड व्हाट डू यू मीन दे फॉरगॉटन यू? यू वर द ईस्टर्न एयरफोर्स कमांडर इन 71. इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. 62 में मेरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल था. तो मैंने कहा बोल क्या रहे हो? कहता मैं पंडित जी के साथ रोज ब्रिज खेलता था. मैं भी जाता था तीन मूर्ति उनके साथ, रोज तो नहीं, कभी भी जाते थे फ्रीक्वेंट. और मैंने उनको बोला था कि आप एयरफोर्स मत यूज़ करना. तो मैंने कहा सर वाई? इसे क्योंकि मैं 7th स्क्वाड्रन में था आराकांस में. आई फ्लू हरिकेन्स, मैं हरिकेन्स उड़ा रहा था, मैं रिकॉनेसेंस, और मैंने 471 रिकॉनेसेंस सॉर्टीज फ्लाई की थी. उसने अपनी लॉग बुक बुलाई, सी रिकॉनेसेंस 40, फोटो रखी. आई नेवर सॉ द जापानीज. 471 sorties over 3 years or whatever. He said, मैंने कभी जापानीज से मैंने उनको देखा ही नहीं. तो व्हाट इज द पॉइंट? मैंने कहा सर आराकान और हिमालयस में बहुत फ़र्क है.
हिमालय में तो उनको पासेस के थ्रू आना चाहिए, यहाँ पे तो वो कई एरिया आसान नहीं है, पर वो जंगल है, बैम्बू है, वो कैसे भी निकल जाएंगे। कहते डोंट टॉक टू मी, आई एम दी एयर मार्शल, तुम मेरे को ज्ञान मत दो, मैं तुमको बता रहा हूँ। इसे मैंने पंडित जी को बोला कि हम एयरफोर्स नहीं यूज़ करेंगे। तो मतलब 1991 में भी वो अपनी पोजीशन वो अपना वो अभी भी उसी पे लगे हुए थे कि ये बिल्कुल मैंने सही किया है। और मैंने कहा कि सर आप, तो जब मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैं वापस आया एयर हेडक्वार्टर्स, तो वहाँ पे दुराई स्वामी थे, मेरे ए वाइस मार्शल, जिनका बेटा अभी विक्रम वहाँ पे हाई कमिश्नर है लंदन में अभी। सो हिज फादर एयर वाइस मार्शल दुराई, VRC in 65 डोगराई का उन्होंने मिस्टर पायलट है, वंडरफुल मैन। सो आई टोल्ड हिम, ऐसा सर सुन लो। सो उनकी एक आदत थी, वो जब अपने बाल को ना ऐसे करके लिस्टिंग टू समथिंग प्ले विद हिज हेयर, सो ही स्टॉप प्लेइंग विद हिज हेयर एंड ही सेड यार इस बात पे तो हम जूनियर पायलट्स थे उस टाइम, हमको जो बोलता था तुम डर गए, हम तो बाकी बड़ी उनको बुक्काबाजी कितना किया है, ये तो उल्टा बोल रहा है। वी हैव ग्रोन अप बिलीविंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। 65 book also I have 62 book I have actually quoted this entire thing. एंड जो उस टाइम एयर चीफ थे SP इंजीनियर, उन्होंने भी ये मलिक भी यही कह रहा था, ये भी यही कह रहे थे, और उस एयर चीफ ने भी उसी को एंडोर्स कर दिया। अगर एयरफोर्स यूज़ होती 62 में, मैं आपको बता रहा हूँ कहानी बिल्कुल अलग होती। चीनी कैजुअलिटीज व उनके अपने एस्टिमेट्स के हिसाब से 786 डेड एंड अबाउट 1500 वुंडेड। 2 दिन की फाइटिंग थी, इट वॉज द वॉर दैट वॉजंट। और उसमें कौन कौन लड़े हैं? 2 राजपूत एट नामकचू, गोरखाज ऑन द हतुंगला का थोड़ा सा पीछे वहाँ पे एक्शन हुआ था, असम राइफल्स एंड 4 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी के ज़माने में, 1 Sikh and 5 Assam rifles again at Bumla. But these were 1 hour, 2 hour fights, fall back. 4 Garhwal at Noorarang, उसके बाद विड्रॉल फॉर व्हाट रीजन, किसने किया वो नवंबर में, तो विड्रॉ होते हुए सब मारे गए। थेम्बांग में थोड़ी बहुत फाइटिंग हुई थी, जहाँ गार्ड्स ने इनको काफ़ी ठोका था। और ये आपका ईस्टर्न सेक्टर है, और वॉलोंग सेक्टर में जो भी हुआ, 6 कुमाऊं एंड 4 Sikh, and there was a Dogra battalion, etc. They and 3 Gorkhas. They fought well. They fought very well. 786 dead in just that short period of fighting. अगर पूरा फाइटिंग का टाइम लीजिए, doesn't even add up for 2 days. हम ऑफ सिंदूर को कहते हैं ना कि सबसे शॉर्ट वॉर हुई है 4 days. Actually 62 was even shorter than that, the actual engagement. लद्दाख में क्या हुआ, एक ब्रिगेड की भी स्ट्रेंथ भी नहीं है। दौलत बेग ओल्डी और काराकश में जो हमारे पोस्ट थे, जिसको हम पोस्ट कह रहे हैं, वहाँ पे 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, उनका पोस्ट कह रहे हो। कहीं भी एक कंपनी नहीं थी। एक कंपनी जी थी, वो चिपचैप पे थी, जहाँ पे धान सिंह थापा को परमवीर चक्र मिल गया, और एक कंपनी थी आपकी रिजांगला में। ऑल दीज मैन डाइड फाइटिंग। What actually happened? But the casualties, the reason I'm saying this is कि 786 dead is not a joke. हमारे 50 दिन की लड़ाई कारगिल में हमारे 540 मारे गए थे। So the casualty rates are very high. But अगर आप वो casualty rates को कोट करते हो, then you get into trouble, because सब लोग बोलते हैं मेरे दादाजी भी वहाँ थे, उन्होंने तो 300 चाइनीज अकेले मारे थे। तो that is where myth and reality becomes a bit of a problem. मतलब आपने जो इस तरीके से बताया ये एयरफोर्स वाली स्टोरी, और जो वो क्लेम कर रहे थे कि मेरी वजह से मैंने उनको, पंडित जी को ये बताया, तो मेरे लिए एक सबसे बड़ा टेक अवे इसमें ये है कि कोई भी अगर मतलब सुन रहा है, उनके फेवरेट्स है ना। हाँ, मतलब दिक्कत ये है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हो, अगर आप चीफ मिनिस्टर हो, ये सबके लिए मतलब जो भी पावर में है, कि आप 1-2 आदमियों से कभी भी अपना ओपिनियन मत बनाओ। और अगर आप सिविल कंट्रोल जो है हमारा, आपको अपनी लिमिटेशन मालूम होनी चाहिए। और एक ये भी है सर कि 2-3 लोगों का अभी क्या है कि बहुत वर्चस्व हो जाता है किसी भी सरकार में, और उसके बाद फिर उन्हीं की सुनी जाती है, और दूसरे ओपिनियंस वो खुद भी नहीं चाहते कि कोई और ओपिनियन भी एंटर करे उस एरिना में। सबसे बड़ा डेंजर ये है, और आज के लिए भी ये है, आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड से इट, कि कई लोग ना फिर वो ओपिनियन भी वही देते हैं जो उनको लगता है कि सरकार सुनना चाहती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कुछ और बोलोगे
तो आपको प्रॉब्लम होएगी, वो आपको हटा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या दूसरी बार बुलाएंगे नहीं सुनने के लिए। मैं आई एम इवन, अभी मेरे को पता नहीं इसके बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं, आप अग्निवीर स्कीम ले लीजिए, ओके, उस पर कई लोगों ने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया है, कई लोगों ने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया है। आई बीन मूविंग विद द ट्रूप्स, अभी मैं अरुणाचल में शूट कर रहा था, अब वो बेचारे वो अपनी कहानी बता रहे हैं, अब मैं आपको एक एंगल बताऊंगा, आप हंसने लग जाओगे। मेरे साथ एक बंदा था, बहुत बढ़िया चैप, अग्निवीर था, 1 साल की सर्विस, मेरा ही वॉज हेल्पिंग मी फ्लाई माई ड्रोन, तो तमिलनाडु गए, कान ग्रेट चैप, लवली चैप। मैं तो उसको कह रहा था तुम ऑफिसर की स्टडी शुरू करो, ACC में अप्लाई करो। तो एक दिन मैंने कहा तू ऐसी बात कर रहा था, तो वैसे अग्निवीर तुम्हारा क्या परसेप्शन है, तुम अग्निवीर हो, सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है? तो उसके साथ 2-4 और भी बंदे बैठे हुए थे, और एक और बंदा था वहाँ पे, कौन सी पलटन का था, बिहार का था या किसी का था। तो दोनों के मुँह लटके कहते सर हमारा जो मैरिज मार्केट है वो गिर गया है, हम मैरिज मार्केट में सबसे नीचे हैं अग्निवीर, क्योंकि हमारा जॉब पकड़ नहीं है, 27 लाख कहाँ तक जाएगा भगवान जाने। और आज जितने भी लोग हैं वो ITBP का जवान, जिसका चाहे वो CRP, जिनकी पक्की नौकरी है, उनका मैरिज मार्केट बहुत है, हमारे से कोई शादी नहीं करना चाहता। और ये तो वो बंदा बोल रहा है जो तमिलनाडु का है, हाँ। जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे मतलब सरकारी नौकरी से ही शादी होती है और किसी से शादी हो ही नहीं सकती, तो यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। तो अग्निवीर का तो बेचारे का वो उसको ये दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे जो पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में भी नहीं आता, राइट? सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर प्रॉब्लम्स। सी द अदर इशू इज दैट दे वर सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो 12 साल की सर्विस, 15 साल की सर्विस, कहते हैं कि सर अब प्रॉब्लम यह है कि कई सारे अग्निवीर हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं और अपने आप को, दे विल ऑलवेज बी, अगर वही 10%, 80% वाली बात आ गई, बहुत दे आर सोल्जरिंग विद अ लॉट ऑफ पैशन, ऑफ कोर्स, बट दे आर आल्सो चैप्स हु आर डेड वुड, जो मालूम है हम वो 75% में आएंगे जो बाहर जाएंगे। 1.5 साल उनकी ट्रेनिंग में चली गई, 2.5 साल रह गए, 1 साल उसको काम करना है, उसे 1.5 साल अपना वो प्लान बना रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा, ये होगा, और वो 1 साल में वो जब उसको बोलते हैं भैया ये सामान उठा के हमारे साथ चलो, कहता मैं नहीं उठाता, कुछ बोलोगे तो सेलफोन उठा के कहेगा कि मैं इसको सीधा YouTube पर डाल दूंगा, ये मेरा ये हो गया, वो हो गया। सो कमांडिंग ऑफिसर सही भाई अग्निवीर वाला है, उसको कुछ मत बोलो यार, उसको रहने दो, नहीं उठाता कोई बात नहीं, तुम उठा के चलो। अच्छा, सो यू नो दीज आर एक्चुअल प्रॉब्लम्स। तो जब वॉर होगी तब क्या होगा? वही तो ना, अब नाउ द पॉइंट इज दैट I'm neither speaking for Agniveer or against. As I said, these are practical, because we are not issues. competent. We don't know the entire picture. Yeah. But these are actual issues on the ground, which have to be handled now. And इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, कैसे है, कितना इसको थॉट दिया है आपने, क्या किया है। अब जो रिटायर हो जाते हैं ऑफिसर, जो जिनके टाइम पे ये स्कीम चली गई, और वो फिर रिटायरमेंट के बाद किताबें लिख देते हैं कि हमने तो ये बोला था, वो बोला था, लेकिन जो उनके साथ सर्व कर रहे कहते हैं कि भाई बात तो उल्टी थी, उस टाइम जब वो खोलना था तब तो वो खोला नहीं उन्होंने। पर वो देखिए ना कि बुक भी रिलीज नहीं हुई है, तो उनकी और भी कारण हो सकते हैं, आई डोंट नो। नहीं वो तभी मतलब बुक तो आ चुकी थी, वो साइनिंग वाइनिंग शुरू हो गई थी, बट अभी तक रिलीज नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने स्टे टाइप का। मैं उस पर्टिकुलर बुक की नहीं बात कर रहा था, बट जनरली मतलब एक वो भी एक इंस्टेंस है। बट सर जैसे इस पे मेरे 2-3 सवाल हैं। 1962 के जब हम बात करते हैं, एक तो ये कि जो आज बात होती है, जो आज की सरकार जिस तरीके से है, जो डर की बात की कि नेहरू के मन में वो डर था कहीं ना कहीं कि उनका जो अप्रिसिएशन था चाइनीज़ का उस टाइम, हमारा अगर ऑन ग्राउंड अगर आप देखो, जिस तरीके से आपने बताया कि उनकी कितनी डेथ हुई, तो उस हिसाब से देखें और उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ देखें, हमारी उस टाइम पे देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, राइट? डिफरेंस होगा बट इतना नहीं था जितना आज है। डिफरेंस नहीं था, हाँ, डिफरेंस नहीं था। तो अगर आज हम देखें तो आज की लीडरशिप और आज की मिलिट्री लीडरशिप एज वेल एज सिविलियन लीडरशिप, उसमें जिस तरीके का आप पिछले 10-15 साल से जो रिस्पॉन्स देख रहे हो चाइना के खिलाफ, वो और उसमें एटीट्यूड का क्या कितना बड़ा चेंज है? See, this was the biggest issue. माओ सी तुंग ने तो साफ बोला था ना कि they cannot be two tigers on one hill.
और उसने कहा था कि जाओ नेहरू को थप्पड़ लगा के वापस आ जाओ, फिर हम विड्रॉ भी कर देंगे। तो उनका वो ये था कि इनके ऊपर, और उसने ये भी बोला था 50 साल बाद फिर करना, जो इन्होंने किया जब साउथ प्लेस में आए थे ये लोग उस टाइम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देव चाइनीज़ का जो ये 9 फुट चाइना मैन का जो वो हो गया ना, जो डर आ गया यारे चीनी लोग ये वो। अब 67 में जब वो नथुला वाला हुआ, उस टाइम भी इनिशियल रिएक्शंस वो नॉट, जो किताबें छपी हैं उस वाली लड़ाई पे, क्योंकि और वो है उसमें थोड़ा काफ़ी इनएक्यूरेट है। अच्छा। क्योंकि इनिशियली सब पैनिक हुआ था, सॉलिड पैनिक हुआ था, मुझे मालूम है, क्योंकि जो वहाँ पे 2 पलटनें थी नथुला में, एक 2 ग्रेनेडियर्स थी और एक 18 राजपूत थी, विच इज़ माई फादर्स पलटन। माई डैड वॉज नॉट देयर, वी वॉज BM ऑफ 77 ब्रिगेड, वो सेला में बैठे हुए थे उस टाइम। जब वो अटैक आया है तो उस टाइम जो दूसरी पलटन थी वो घबरा के हटने लगी वहाँ से। 18 राजपूत वालों ने उनको रोका है, लेकिन कहानी जब वो फिर पलटन बनी और किताबें निकली तो उसमें थोड़ा सा, जो वहाँ पे मेजर हरभजन सिंह की जो को MVC मिला है वो हमारी पलटन के थे। और वहाँ पे एक मेजर चंद्रशेखर थे जो 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 थे, उनकी जो एक्चुअल आई विटनेस वो पोस्ट पे थे, उनकी कहानी किसी ने नहीं ली है। नोबडी इवन टॉक टू हिम अबाउट इट, क्योंकि उन्होंने वो डेड बॉडी जब एक्सेप्ट कर ली तो वो उनको किसकी ऑथराइजेशन में आपने ये बॉडी ली, उसका कुछ पगा हो गया था। बट 67 broke the myth. Now again it was 2 आर्टिलरी ऑफिसर्स थे, एक फॉरवर्ड गनर था और एक गन पोस्ट पे था, बोथ वर एंग्लो इंडियंस क्रिश्चियंस। उन्होंने मैटर हाथ में लेके ओपन फायर, तभी सिचुएशन थोड़ी काबू में आई और चीनी को उन्होंने उस टाइम रोक लिया। फिर उसके बाद जो भी ठाठा ठुठू हुई जलेपला में और इधर और ऊपर, और जनरल सगत सिंह ने जलेपला से विड्रॉ करना, और पूरी वो स्टोरी है। स्टोरी मतलब these are the way things have happened, but basically that was step number 1. 86 में सुमड्रोंग में जब ये चाइनीज़ आए थे तो उस टाइम भी जो आपके आर्मी कमांडर थे वो थे जनरल नरहरी। ही वॉज अ सैपर, ही वॉज एन इंजीनियर ऑफिसर, ही ऑल्सो शोड अ लॉट ऑफ गम्पशन। एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि सुंदर जी ने ये किया और जनरल VN शर्मा ने ये किया वो किया, पर जो एक्चुअल कमांडर ऑन द ग्राउंड था वो नरहरी था। उसने एंड बट बेसिकली हु डिड व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द फैक्ट इज द इंडियंस स्टूड देयर ग्राउंड। दैन जब भी इंसिडेंट होते थे, जब जनरल VK सिंह चीफ थे तो एक सिक्किम में एक पेट्रोल पार्टी आई और वहाँ पे हमारी भी एक पार्टी, जैसे वो आप वीडियो में भी देखें दखम दागदी पत्थर वत्थर, तो वहाँ पे एक लकड़ी का वो लगाया पोस्ट। तो चाइनीज़ एक मेजर साहब आया और उसने पोस्ट को पकड़ के जोर से हिलाने लगा, and he started shouting at this captain, take it out, take it out. So captain ने उसका हाथ पकड़ लिया and he took out his pistol and put it on his head and he said, you take it out, and you take it out and I shoot you, and you don't actually touch your weapons over there, ना वो अपनी पीठ पे लगाते हैं। वो उसको गुस्सा आ गया, उसने पकड़ लिया, वो एकदम काम डाउन हो गया और उस एरिया में चाइनीज़ फिर नहीं आई। क्योंकि चाइनीज़ का जो पूरा बॉर्डर मैनेजमेंट का जो एरिया का जो जितना भी लद्दाख और सिक्किम और नीफा का है, ये थोड़ा ये इनकी बुलिंग टैक्टिक्स होती है। यू स्टैंड अप टू देम एंड यू से गो टू हेल, वो हट जाएंगे। वो तो गलवान में फाइनली जो हुआ, बट बेसिकली दिस वाज द पैटर्न विच मतलब ये ग्राउंड के जो लेवल पे ऑफिसर्स होते हैं वो खुद करते रहते हैं ये सब चीज़ें, ये होता रहता है क्लासिक, क्योंकि वहाँ कुछ डिफाइंड नहीं था ना। और गलवान इज बेसिकली जो ऊपर से ऑर्डर गलवान से तो ये करना ही है, इन्होंने प्री डिटरमिनेड था। क्योंकि वो मैं इस पलटन के साथ था, अभी मैं अलॉन्ग गया था, वो अभी हेलमेट टॉप पे बैठे। आई मेट सम ऑफ दीज गाइज, इट वाज क्वाइट उनसे बात करने में काफ़ी आई ओपनर था, बिकॉज वो जो एक्चुअल लड़के आए वहाँ पे, क्या टेक अवे था, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। दे आर सेइंग कि ये पूरा प्लान करके आए थे और हमारे CEO साहब थोड़ा अनसस्पेक्टिंगली he walked into a trap. They were not very complimentary about the way the senior leadership had handled the whole situation. अपने बंदे, they felt कि थोड़ा सा ज़्यादा सख्ती से जाना चाहिए था, थोड़ा गार्ड करके जाना चाहिए था। कहते हैं उनके काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं चाइनीज़ की, पर इवेंचुअली कैजुअलिटीज़ हुई नहीं हुई, इसी तरह क्रिकेट मैच तो है नहीं यार कि बिल्कुल। उनके भी मरते तो
उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी हैं, हमारे हैं, होना नहीं चाहिए था, हुआ, पर वो पूरा प्लान करके आए थे। और जो उनके सामने वाली जो पलटन होती थी ना पहले, जिनसे इनका जो मिलाप रहता था, दकम दाहती होती थी, वो बदल दिए थे इन्होंने। अच्छा। इन्होंने जो 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 वो बाब वायर और बैट फैट्स लेके आए थे, तो वो अलग थे। और आई स्पोक टू एटलीस्ट 8-9 chaps who had actually fought them. They said, साहब, इट वॉज अंधेरे में बड़ी कुछ ऐसे भी नहीं पता चल रहा था, पर वी गेव इट टू देम, या वी गेव इट एज बैड टू देम। उनके हिसाब से तो उनकी कैजुअलिटीज हमारे से ज़्यादा थी। बट वही है कि यू कांट, क्योंकि उनके बाद में भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एंड ऑल वर रिपोर्टिंग अ लॉट मोर हेलीकॉप्टर्स कमिंग टू पिक अप देयर डेड बॉडीज एंड ऑल दैट, और वुंडेड और डेड बॉडीज वी डोंट नो। बट एज आई सेड, अब ये 2020 में एग्जैक्टली हुआ क्या, ये अब उसमें इतनी ज़्यादा फॉग ऑफ वॉर क्रिएट है कि किसी को एक्चुअली मालूम नहीं है कि वहाँ हुआ क्या एग्जैक्ट। इवन पीपल इन द आर्मी, उनको अपने सेक्टर के बारे में मालूम है ये हुआ वो, पर ये थोड़ा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में मार खा गई है ये पूरी कहानी। हाँ, वो हर बार ही होता है हमारे साथ। तो जनरली आर्मी में तो पता चल जाता है ना कि हुआ क्या, बट ये गलवान वाला जो इंसिडेंट हुआ है और जो कई सारी चीज़ें हुई हैं चाइना के साथ, टाइम विल टेल, निकलेगी कहानी। जो सवाल था ओरिजिनल, वो ये कि जो डर वाला बात है, जो साइकोलॉजिकल, क्या वो आज की लीडरशिप में वो चेंज हो गया है? जो पिछले, जैसे डोकलम में जो हुआ, जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, और गलवान में जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। आई कैन टॉक फॉर द आर्मी बिकॉज आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद देम। अभी मैं हतुंगला गया था, यहाँ पे अब सड़क बन गई है, वहाँ पे सड़क है नाम के वास्ते। आधे टाइम तो हम जीप को घसीट के ले जा रहे थे, वहाँ जेसीओ था। मैं आपको फ़ोटोज़ भेजूँगा, आप इस इंटरव्यू के साथ डाल सकते हो। तो जेसीओ मुझे कह रहा है कि साहब देखो, यहाँ पे अब सड़क आ गई है, अब मेरे पास यहाँ पे अकोमोडेशन है, मैं 200 आदमी रख सकता हूँ यहाँ पे। आई हैव इनफ एमिनेशन फॉर 3 months। अब आ जाए चाइनीज़, आप मेरे से, अगर ये मेरे से यहाँ से निकल गए, देन वी नन ऑफ अस डिजर्व टू लिव, हम इनको जाने नहीं देंगे। एंड दैट स्पिरिट, चाहे वो अग्निवीर हो चाहे कुछ हो, एवरीबडी हैज़ दैट ऑन द फॉरवर्ड पोस्ट। रोते भी हैं कि क्या सर कहाँ मर गए ये वो हमारे को हीरो, बट टुडे द इंडियन आर्मी सोल्जर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी हैज़ बीन आवर सोल्जर। इनफैक्ट आई फील वी हैव नॉट डन, हमने किया नहीं है जो हमको इसको और सोच लगा के वी शुड स्ट्रेंथन दिस, वो हम परहैप्स वी आर नॉट डूइंग इनफ। बट फॉर दैट सोल्जर, वो आपको लेट डाउन नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये नहीं आप जाने देंगे। अब आप देख लीजिए, रोज कश्मीर में कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑफिसर्स आर गेटिंग किल्ड, दिस इज हैपनिंग। लीडरशिप हैज़ बीन वेरी गुड यार, चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे 99 की कारगिल की वॉर हो। हमारी जो द ऑफिसर्स वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमारी जो 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं, द सोल्जर अपार्ट, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, NDA, एयरफोर्स अकेडमी, नेवल अकेडमी, वट एवर वी डन द लास्ट 70 years, इसमें जो हमने किया है, ये जो हमारे ग्रास रूट लेवल को हमने स्ट्रेंथन किया है बाय दी, ये जो अकेडमीज हमने क्रिएट की हैं, जिसकी जो ईथॉस है, जो पूरा आर्म फोर्सेस में किसी तरह से अभी भी वी आर होल्डिंग ऑन टू इट विच इज़ डिफरेंट, हैज सीन अस थ्रू अ लॉट। बट आपको नहीं लगता कि ये जो इंस्टीट्यूशंस जो क्रिएट हुए हैं, ये एक तरीके से जो कोर वैल्यूज़ जो हैं इनकी, वो ये अग्निवीर वाला जो टेम्परेरी वाला सिस्टम है, इसकी वजह से ये ब्रेक कर देगा उस चीज़ को, इस ट्रेडिशन को? क्योंकि 4 साल के बाद अगर नहीं, ये ऑफिसर्स को तो नहीं, अग्निवीर तो नहीं है ना, ऑफिसर्स आर नॉट बिकमिंग अग्निवीर, उसमें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन आपकी पहले थी। ये दिस ओनली अफेक्ट्स योर ट्रूप्स। बट इसका भी देखो, इसके भी प्लसेस हैं, क्योंकि यू आर, इस पे जो डेड वुड है उसको आप निकाल दोगे, लेकिन आई पर्सनली फील नॉट इनफ हैज़ बीन डन टू, मे बी दे नीडेड टू डू इट इन एनी केस, बट उसको थोड़ा और सोच के करना चाहिए था। और बहुत सारे इसमें लूज एंड अभी भी हैं, और वो धीरे धीरे उनको सॉर्ट आउट हो रहे हैं। बहुत सारी कमिटीज़ हैं, वो आर्मी में कई चर्चा इसी पे चलती रहती है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। बट वी कम बैक टू वो जो पहला पॉइंट है, ये लोग डरते भी हैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलने के लिए, क्योंकि फिर उनको हटा दिया जाएगा कि ये होगा, क्योंकि इसमें अगर अग्निवीर में वो पॉलिटिकल एंगल आ गया है ना। सही बात है। अब वो थोड़ा एक वो हो गया ना कि हमने एक स्टैंड ले लिया, अब हमारा इस पे इतना क्रिटिसिज्म हो गया, अब इस पे बैक ट्रैक करेंगे तो हमारे क्या, इसमें वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ गया। एक और आपकी एक साइड पॉलिटिकल पार्टी की एक जो बैठी हुई है, वो तो बिल्कुल ही वो नौटंकी करने के लिए, तो वो तो जो अगर जहाँ पे थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखानी, वो तो दिखाएंगे ही नहीं। तो जो छोटी सी भी बात है उसको लेकर वो तो कह देंगे कि हमारे प्रेशर की वजह से ये करते हैं। नहीं, वो
समटाइम्स यू रियली वंडर यार कि किस साइड से बोल रहे हैं, कुछ सोच के तो बोल रहे हैं, सही बात है। बोल ही नहीं रहे। सभी इन चीज़ों का 62 से लेके 99 तक, और अभी ऑपरेशन सिंदूर भी लगा लो आप, और सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं छोटे मोटे, सबको मिला के जो बहुत ही संक्षिप्त में, मतलब 2 मिनट में आप ख़त्म कर दो कि क्या बड़ा नैरेटिव या बड़ा लेसन क्या लेना चाहिए आज की लीडरशिप को, मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन? पहले तो उनको हिंदी पढ़ना सीखना चाहिए क्योंकि हम जब हिंदी वर्जन निकालेंगे, अगर उनको इंग्लिश में नहीं समझ जाए तो हिंदी में आ जाएगी। तो ये एक्चुअली में आपकी सर्विस है, जो लोग जो जवान है हमारे, वो आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि ये, मैं तो कह रहा हूँ लीडरशिप को भी पढ़ना चाहिए हिंदी में, तभी समझोगे। क्योंकि जब तक हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमारे को वो वेस्टर्न ओरिएंटेशन रहती है हमारे सिर में। वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स द वे। तो मैं नेचुरली आपसे कई बार इंग्लिश में बात करने लग जाता हूँ, हो जाता है। लेकिन अब आप इसके लिए आप अगली वाली जो बुक है वो पहले हिंदी में छापो आप। नहीं यार, वो नहीं होगा मेरे से। यू नीड समबडी हु इज मोर प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज। नहीं, करने को तो मैं कर भी दूँ, ये बात नहीं है, बट आई नो माई ओन लिमिटेशंस। अब मैं थोड़ा, लगता है कि जब डून स्कूल में थे थोड़ा हिंदी क्लासेस में आके खोल के बैठना चाहिए था, अब तो सोते थे वहाँ पे, बट दीज दे वर डिफरेंट टाइप्स। So lessons you learn as you go along. नहीं ये जो मैंने इसका जो lessons की आप बात कर रहे हो, यही है कि खासकर इन 2 किताबों से क्या, यही है कि आर्म फोर्सेस आर वेरी कॉम्पिटेंट इफ़ यू लीव देम अलोन। जहाँ पे आप थोड़ा बहुत छेड़खानी करना शुरू कर देते हो, आपको प्रॉब्लम्स होंगे। 65 में सबसे बड़ी बात क्या थी? शास्त्री जी वर्कड इन द अदर डायरेक्शन। ही सेड यू डू व्हाट यू वांट। चौहान वाज द डिफेंस मिनिस्टर, ही सेड डू व्हाट यू वांट, I'll hold your hand। और 62 में बिल्कुल अपोजिट था। और गैप क्या है? 3 साल का है। 3 साल में सिचुएशन चेंजेस। नेहरू इज रिप्लेस्ड बाय शास्त्री जी। एंड डू यू थिंक कि वो उनका एक वो था कि भाई ये पिछली बार ऐसे हुआ था क्योंकि इंटरफेरेंस था, इसलिए मेरे को नहीं करना है इंटरफेयर, या वो उनका पर्सनली? शास्त्री वाज अ वेरी डिफरेंट, he was a different man। He was home minister during the 62 war। He had a very different approach to life। बट ही वॉज ऑल्सो, वो भी नेहरू जी की शैडो में थे। कुछ तो देखा ही होगा ना उन्होंने कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, कुछ लेसन लिए होंगे। देखिए, जब ये 62 और 65 के बीच का जो गैप है ना, जो विच आई हैव कवर्ड इन दी, जब माउंट बैटन वापस आया था CDS का, तो वे दैट टाइम नेहरू जिंदा थे जब वो शास्त्री जी के को भी मिलने गए। शास्त्री ने कोई भाव नहीं दिया उनको, कोई भाव नहीं दिया। ही वॉज पोलाइट, ही वॉज नाइस, बट दैट वाज इट। नेहरू वाज द वन, तो बिल्कुल ही लट्टू हो जाते थे इनको, ये माउंट बैटन को देख के, और उनकी जब एडवीना आती थी तो वो डबल लट्टू हो जाते थे। और लट्टू भी नहीं, स्टार्ट रोटेटिंग लाइक वन लट्टू। सो यू नो इट बिकम्स, दिस वाज द प्रॉब्लम। शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर शास्त्री वाज अ मैन ऑफ स्टील एंड ही प्रूव्ड इट। उन्होंने जो किया, अब उनका अनफॉर्चुनेट कि जनरल चौधरी अपने ट्रिप पे थे। ही वुड, अगर वो अपने स्टाफ को कंसल्ट करते, इट वुड हैव बीन, इनकी आदत थी वो कई बारी ना, ही वुड डू समथिंग इम्पल्सिवली। सो यू हैव अ सिस्टम, दैट इज द होल पॉइंट आई एम मेकिंग। यू हैव अ सिस्टम, यू कैन बी रोमेल, यू कैन बी whoever you are, but you have to carry your staff, you have to have your people, and every man is competent। आप उनको बढ़ा के चलो ना, वो सब आपके साथ चलेंगे। अगर आप कुछ प्रॉब्लम हो गया और फिर आप बोलने लगो कि ये हो गया, वो हो गया, इसने ये किया, वो किया, वो तो फिर एंडलेस स्टोरी है भैया। दी पॉइंट इज द इंडियन आर्म फोर्सेस हैव अ सिस्टम। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि आज क्या सिचुएशन है? 62 में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फुल था, 65 में पूरा फ्रीडम था, आज क्या है? क्या आज भी इंटरफेरेंस होता है आर्म फोर्सेस के लिए? एक बंदा है जिसको मैं, आई सैल्यूट हिम विद बोथ माई हैंड्स, या इज द करंट एयर चीफ। वो घड़ी घड़ी आपको आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, अभी भी सुधर जाओ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ब्लडी वेक अप, ये करो, ये करो। ही इज डूइंग प्लेज स्पीक। आप सब उसको ताली बजा रहे हैं, पर भैया ताली बजाने के आगे यू प्लीज लर्न द लेसन। उनको तो गाली भी दे रहे हैं लोग, देने दो, ट्विटर पे इम्पोर्ट बहादुर बोलते हैं उनको, कुछ भी बोले, बट द मैन इज पॉइंटिंग आउट योर वीकनेसेस। ही इज नॉट ग्लॉसिंग ओवर एनीथिंग। वो आपको बता रहे हैं कि क्या 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 करना है। सुनो तो सही वो बोल क्या रहे हैं।
एंड आपको अपना ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री में जितनी ये जो कॉबवेब्स, जो ब्यूरोक्रेसी आपके ऐसे करके बैठी हुई है, इसको अगर आप इसको सॉर्ट आउट कर लो, आपका पूरे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। चलिए सर, बहुत बड़ा हो गया, थैंक यू सो मच। मेरा तो कैमरा मर गया तो आवाज़ सुन रही है मेरी, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अरियान।